हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम पूरा कवर कर चुके हैं। उसके CSIR नेट JRF और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ताकि जो उसके की पॉइंट्स हैं वो आपको याद हो जाएं और आप क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर पाओ। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। वो नंबर जो z = x + आल्टा y की फॉर्म में होता है, जहाँ पे आल्टा हमारा क्या होता है √(-1) और xy क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो जो ये फॉर्म होती है z = x + आल्टा y, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। और अगर हम बात करें पोलर फॉर्म की, तो हम z को क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म में, z = r cos थीटा + आल्टा r sin थीटा। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पोलर फॉर्म। और अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो क्या हो जाएगी, z = r आल्टा थीटा। उसके बाद हमारा आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ z से, और उसकी वैल्यू क्या होती है, √ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। जो ये मॉडुलस ऑफ z है, इसको हम लिखते हैं r से। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारा, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, कि अगर z³ = 1 हमें गिवन है, तो इसके रूट हम फाइंड आउट करते हैं। और वो रूट कौन से रूट हमारे आते थे, 1 ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा हमारा क्या है, -1 + √3 आल्टा डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 - √3 आल्टा डिवाइडेड बाई 2। और ये जो रूट हमारे आ रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 एंड ओमेगा³ = 1। इन प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f(z) से, और हम लिखते हैं u + आल्टा v की फॉर्म में। तो अगर हम z को कंसीडर करते हैं x + आल्टा y की फॉर्म में, तो जो फंक्शन हमारा होगा u किसकी फॉर्म का हो जाएगा, xy का फंक्शन हो जाएगा, और v भी हमारा xy का फंक्शन हो जाएगा। जहाँ पे जो x और y हैं हमारे, वो रियल नंबर्स हैं, तो जो ये फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल फंक्शन हो जाएंगे x और y के। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कोई भी फंक्शन जो हमने देखा है f(z), वो एनालिटिक कब होगा। तो एनालिटिक कोई भी फंक्शन कब होता है, तो उसकी डेफिनेशन हमारी क्या होती है, कि या तो फंक्शन, एक तो वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसी गिवन पॉइंट की हम बात करें, एट z = z0 एंड इन द नेबरहुड ऑफ z0, नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट z0। ठीक है। तो जो z0 पे और उसके नेबरहुड में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एनालिटिक फंक्शन है। दूसरी डेफिनेशन उसकी क्या है, कि कोई भी फंक्शन अगर CR कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, CR कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कि del of del x एंड del of del y, del v अपॉन del x एंड del v अपॉन del y, वो क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ये हमारी कौन सी है, सफिशिएंट कंडीशन है। अगर CR कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि वो CR कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर वो CR कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो एनालिटिक हो। उसके लिए ये सफिशिएंट कंडीशन भी होनी चाहिए कि वो ये जो हमारे डेरिवेटिव हैं u और v के x y में,
वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब क्या देखा हमने, दोनों तरीके से ही हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो एक इम्पोर्टेंट नोट हमारा आता है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा, अगर वो कंटेन करता है z की ओनली पॉजिटिव इंटीजर पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर वो नेगेटिव पावर कंटेन करता है या फिर फ्रैक्शनल पावर कंटेन करता है या फिर हम बोलें z बार की पावर कंटेन करता है, तो वो फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। z बार हमारा क्या है, कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, आयटा को हम माइनस आयटा से चेंज कर देते हैं। तो जो z बार हमारा आता है, अगर हम z को कंसीडर कर रहे हैं x प्लस आयटा वाई, तो z बार हमारा क्या आता है, x माइनस आयटा वाई। और ये जो नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर और z बार की पावर्स हैं, ऐसा कोई फंक्शन होगा वो CR कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ जो फंक्शन z की पॉजिटिव इंटीजर पावर कंटेन कर रहा है वही फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो अगर हमें कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन गिवन है तो नेसेसरी कंडीशन हमारी क्या है कि वो CR कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन CR कंडीशंस क्या होती हैं वो हम देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें तो CR कंडीशंस हमारी होती हैं del u अपॉन del x इज इक्वल टू del v अपॉन del y एंड del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस ऑफ del v अपॉन del x। और अगर हम बात करें पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म में CR कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, del u अपॉन del r, क्योंकि पोलर फॉर्म हमारी r और थीटा के टर्म्स में होती है, इज इक्वल टू 1 अपॉन r del v अपॉन del थीटा एंड del u अपॉन del थीटा इज इक्वल टू माइनस r del v अपॉन del r। ये हमारी हो जाएगी पोलर फॉर्म में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, और जहाँ पे जो डेल स्क्वायर है हमारा उसको हम अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ऐसे हम लिखते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट हमारी क्या आती है कि u और v रियल और इमेजनरी पार्ट किसी भी एनालिटिक फंक्शन का हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, और वो क्या करते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, रियल और इमेजनरी पार्ट किसी भी एनालिटिक फंक्शन का हार्मोनिक फंक्शन होते हैं और वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। तो हार्मोनिक फंक्शन से क्या मतलब कि वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे होते हैं, क्योंकि वो CR कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हमें कोई भी रियल या इमेजनरी पार्ट एक गिवन है तो फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हाउ टू फाइंड फंक्शन, हाउ टू फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इफ आइदर u और v गिवन। अगर कोई भी हमें गिवन हो, एक गिवन हो, तो हम फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या थी कि फर्स्ट मेथड जो था वो हमारा क्या था कि हम यूजिंग CR इक्वेशंस का यूज़ करके हम अगर हमें कोई भी एक पार्ट गिवन हो तो हम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो अगर हमें u गिवन है, u ऑफ एक्स वाई गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डेल u ऑफ डेल x निकालेंगे और उसको हम क्या लिख देंगे, डेल v अपॉन डेल y। फिर हम क्या करेंगे, डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम क्या करते हैं, y के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से वैल्यू हमें किसकी मिल जाती है, v की। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फिर से v निकालेंगे और उनमें से कॉमन टर्म को हम एक बार कंसीडर करेंगे और दोनों को ऐड करके टर्म्स को हम क्या निकाल लेंगे, v ऑफ एक्स वाई। और u हमें गिवन है, v ऑफ एक्स वाई हमने निकाल लिया, तो हम क्या निकाल लेंगे, f ऑफ z जो हमारा क्या होता है, u प्लस आयटा v होता है। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड है हमारा मिलन थॉमसन मेथड। और मिलन थॉमसन मेथड की हेल्प से बिना
दूसरा पार्ट फाइंड आउट करें, हम डायरेक्टली फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो हमें u ऑफ एक्स वाई गिवन है, तो इस मेथड की हेल्प से बिना v ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करें हम डायरेक्टली f ऑफ z फाइंड आउट करेंगे। तो इस मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम del u ऑफ del x निकालेंगे और उसको हम नाम देंगे phi1 xy का, ठीक है। फिर और del u अपॉन del y निकालेंगे, उसको हम नाम देंगे phi2 xy का। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह पे z रिप्लेस कर देंगे और y की जगह पे 0 रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, phi1 z0 और phi2 z0। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं f ऑफ z निकालने का, और वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ phi1 z0 माइनस आइटा phi2 z0 और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz। तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो हमें क्या देगा, f ऑफ z देगा। सिमिलरली अगर v ऑफ एक्स वाई हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे, del v अपॉन del x निकालेंगे और उसको हम नाम देंगे psi1 z0 का, ठीक है। psi1 xy का हम नाम देंगे, x को रिप्लेस करेंगे z से और y को 0 से। तो और del v अपॉन del y से हम क्या निकालेंगे, psi2 z0। और फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, अगर हमें v ऑफ एक्स वाई गिवन है तो उस केस में हम फॉर्मूला लगा देंगे f ऑफ z का कि इंटीग्रेशन psi2 z0 प्लस आइटा psi1 z0 और इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, dz के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें f ऑफ z की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर सीरीज एक्सपेंशन। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन का कब हम लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन हमें एनालिटिक गिवन है अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू z0, तो हम उस फंक्शन को पावर सीरीज की टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पावर सीरीज जनरली हम कैसे लिखते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू z माइनस z0 की पावर n। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं f ऑफ z को, अगर फंक्शन एनालिटिक है अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू z0, a0 प्लस a1 इंटू z माइनस z0 प्लस a2 इंटू z माइनस z0 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो सीरीज़ हमने लिखी है f ऑफ z की वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, वो हमने देखा। तो उसके बाद हम रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं। तो रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इस सीरीज़ का, हम जनरली लिखते हैं इस नॉर्मल सीरीज़ के लिए z माइनस z0 का मॉडुलस लेस देन r, जहाँ पे जो z0 होता है वो क्या है, सेंटर है सर्कल का, और जो r है वो रेडियस है। तो ये जो r हमें गिवन है इसको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला हमने देखा था, वो क्या होता है, r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 का मॉडुलस। यहाँ से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फॉर्मूले हमारे कहाँ से डेराइव हुए हैं, वो हम पावर सीरीज एक्सपेंशन की वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन का कब हम करेंगे, अगर कोई भी फंक्शन हमें एनालिटिक गिवन हो एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, z माइनस z0 का मोड इक्वल टू r इस सर्कल में। तो ये सर्कल जो हम ड्रॉ करें, z0 मान लो कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, r रेडियस लेके एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसके इनसाइड में सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इस फंक्शन को हम टेलर सीरीज की टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू z0, अबाउट द पॉइंट जो हमारा सेंटर है वो f ऑफ z0 प्लस f डैश z0 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू z माइनस z0 प्लस f डबल डैश z0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू z माइनस z0 प्लस f ट्रिपल डैश z0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू z माइनस z0 का क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन जेड डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू z माइनस z0 की पावर n, जहाँ पे ये जो n है वो हमारा क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बता रहा है। ठीक है,
कि इतने टाइम्स हमने डेरिवेटिव करना है और उसका सम करना है। तो पावर टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, z माइनस जेड नोट का मॉडुलस लेस देन r, क्योंकि हमने क्या बोला है कि इनसाइड द सर्कल सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो जहाँ पे भी फंक्शन एनालिटिक है वहाँ पे हमारी पावर सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन का अप्लीकेबल होता है रिंग शेप रीजन के लिए। तो रिंग शेप रीजन की अगर हम बात करें, रिंग शेप रीजन में अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। और रिंग शेप रीजन को हम लिखते हैं z माइनस जेड नोट ग्रेटर देन r1 लेस देन r2। ये हमारा रिंग शेप रीजन को बता रहे हैं। तो उसमें फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में। और जो फॉर्म होती है लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन की वो क्या होती है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n। ये फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में किसी भी फंक्शन को हम लिख सकते हैं रिंग शेप रीजन में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें z माइनस जेड नोट की पॉजिटिव इंटीजर पावर भी मिल रही है और नेगेटिव इंटीजर पावर भी मिल रही है, जबकि टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पावर मिलती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रीजन हमने ड्रॉ किया है जिसके अबाउट हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और इस केस में फंक्शन क्या होगा, नोट एनालिटिक भी हो सकता है अबाउट द पॉइंट z नोट। और जो रीजन हम ये ड्रॉ करें, अगर z नोट हमारा सेंटर है और एक रेडियस हमने ली r1 और दूसरी रेडियस हम कंसीडर करते हैं r2। तो इस रीजन में ये जो रीजन हम ड्रॉ कर रहे हैं इस रीजन में फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। जो नेगेटिव पावर टर्म्स हमारी आ रही हैं वो हो सकता है कि z नोट पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक ना हो, या फिर इसके नेबरहुड में किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो उस वजह से हमारी लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में नेगेटिव पावर टर्म्स आ रही हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो वो ये हो ही गया। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा हो जाएगा r2 माइनस r1 का मॉडुलस। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट या फिर हम बोले सिंगुलरिटी। तो सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, नोट एनालिटिक होता है। तो सिंगुलर पॉइंट हमने पढ़े हैं, दो टाइप के हमारे सिंगुलर पॉइंट होते हैं। एक हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और दूसरे होते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की अगर हम बात करें, हम मान के चलते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो z इज इक्वल टू जेड नोट, z1, z2, z3, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन क्या है, नोट एनालिटिक है। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, कोई भी एक स्मॉल सर्कल अगर हम ड्रॉ करें एप्सिलॉन रेडियस का, और अगर वो सर्कल हम ड्रॉ करके अदर पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट को आइसोलेट कर पाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। और अगर हम आइसोलेट नहीं कर सकते तो हम क्या बोलेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट जनरली हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट जब भी होंगे तो क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। उनमें से कुछ पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होंगे। अब बात आती है कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट के टाइप्स हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो टाइप्स में फर्स्ट हमारा है असेंशियल सिंगुलर पॉइंट, असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। सेकंड है नॉन असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, और थर्ड है रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो असेंशियल सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, असेंशियल सिंगुलर पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम पढ़ रहे हैं। तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हमने पढ़ा z माइनस जेड नोट की नेगेटिव पावर टर्म्स आती हैं, और वो किसकी वजह से आती हैं, जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, जिस किसी पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है,
नॉट एनालिटिक होता है। तो जहाँ पे फंक्शन नॉट एनालिटिक होता है वो पॉइंट क्या होता है हमारा, सिंगुलर पॉइंट होता है। तो जो नेगेटिव पावर टर्म्स आती हैं वो पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। तो नेगेटिव पावर टर्म्स, अगर हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स आ रही हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स आ रही हैं तो वो क्या होगा, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होगा। और अगर हमारी सारी पॉजिटिव इंटीजर पावर आ रही हैं, कोई भी नेगेटिव इंटीजर पावर नहीं आ रही, तो उस केस में जो सिंगुलर पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट को दूसरा हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी सिंगुलर पॉइंट रिमूवेबल कब होगा, अगर हम फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करें z=z0। तो फंक्शन क्या वैल्यू हमें देता है, 0/0 फॉर्म की वैल्यू हमें देता है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म की वैल्यू देता है तो चांसेस हैं कि वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम चेक करें लिमिट z→z0 f(z) की, और अगर वो वैल्यू हमें फाइनाइट मिलती है, लिमिट चेक करेंगे तो हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का, ठीक है। तो वैल्यू अगर हमें फाइनाइट मिलती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन अगर f(z) z=z0 पे 0/0 फॉर्म की वैल्यू दे रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। हम लिमिट चेक करें z→z0 f(z) की, और अगर वो वैल्यू हमें देती है फाइनाइट क्वांटिटी, नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 0, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। तो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट को हम क्या रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट को तो हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 0, और एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर इन्फिनिटी। और जो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हमारा होता है वो पोल ऑफ ऑर्डर फाइनाइट नंबर होता है। तो उसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर होगी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन की वही क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर होगा। जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर टर्म प्रेजेंट है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में उसी को हम क्या बोलेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर। तो दूसरा एक मेथड हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ पोल फाइंड आउट करने का, तो वो हम क्या देखते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर हमें एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन के केस में हम क्या बोलेंगे कि जो सिंगुलर पॉइंट हमारे होंगे वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होंगे, या फिर हम बोले पोल होंगे। और जिस फैक्टर की वजह से सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहा होगा वो किस टाइप का फंक्शन होगा हमारा, ऐसा फंक्शन होगा f(z)φ(z) डिवाइडेड बाई z-z0n। ऐसा कोई फंक्शन हमें गिवन होगा। तो z=z0 यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, और फंक्शन जो है वो हमारा क्या गिवन है, एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है। जो φ(z) है वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, तो उस केस में क्या होगा, जिस फैक्टर की वजह से हमें सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, इस फैक्टर की वजह से मिल रहा है, तो उसकी जो पावर होगी वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ पोल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करें किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो रेसिड्यू हम किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं एट द सिंगुलर पॉइंट। तो कोई भी सिंगुलर पॉइंट होगा उसी के लिए हम क्या करेंगे, रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन का। हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो z=z0 है वो एक सिंगुलर पॉइंट है हमारा। तो रेसिड्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फंक्शन का एट z=z0। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि z=z0 के अबाउट हम फंक्शन का क्या करते हैं, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो हमारा कोफिशिएंट होगा, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर पावर भी होती है z-z0 की, और नेगेटिव इंटीजर पावर भी होती है। तो जो कोफिशिएंट होगा 1/z-z0 का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन z=z0। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना किसी फंक्शन के लिए मुश्किल हो तो उस केस में हम कैसे रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना मुश्किल होता है तो उसके लिए 3 केस हम पढ़ते हैं। कि फर्स्ट केस तो हमारा क्या है कि अगर कोई जो सिंगुलर पॉइंट है हमारा वो सिंपल पोल हो, या फिर हम क्या बोलें वो पोल ऑफ ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर 1 होगा उसका। ठीक है। तो उस केस में हमारे 2 मेथड हैं। मेथड फर्स्ट ये है कि रेसिड्यू फाइंड आउट करने का
एट z इज इक्वल टू z नोट, लिमिट z टेंस टू z नोट, z माइनस z नोट इंटू एफ ऑफ z। ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है रेसिड्यू फाइंड आउट करने का, कि φ1z अपॉन φ2z की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है तो उसका रेसिड्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अबाउट z इज इक्वल टू z नोट, φ1z को हम एज इट इज़ लिखेंगे और φ2z का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे एट z इज इक्वल टू z नोट। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड होता है हमारा वो हम यूज करते हैं जब f ऑफ z का जो डिनोमिनेटर है वो हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन हो। अगर वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन नहीं होता है तो हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड केस है हमारा कि अगर जो पोल है हमारा वो क्या हो, पोल ऑफ ऑर्डर n हो। तो अगर वो n ऑर्डर का पोल होता है तो उस केस में रेसिड्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का एट z इज इक्वल टू z नोट। हम मान के चलते हैं कि z नोट कोई हमारा सिंगुलर पॉइंट है और वो कितने ऑर्डर का पोल है, nth ऑर्डर पोल है। तो उसका रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल d अपॉन dz, और इसका डेरिवेटिव हम करेंगे n माइनस 1th टाइम्स, और किसका डेरिवेटिव हम करेंगे, z माइनस z नोट की पावर n इंटू एफ ऑफ z, और जो वैल्यू हमारी आएगी उसकी वैल्यू हम रखेंगे एट z इज इक्वल टू z नोट। z की जगह पे z नोट वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू z नोट। केस थर्ड है कि अगर हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना हो एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे 3-4 मेथड हैं और वो कौन कौन से हैं। रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ ऑल फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट। जितने भी हमारे फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनका रेसिड्यू फाइंड आउट करके उसका सम करेंगे और उसका माइनस अगर हम लेते हैं तो वो रेसिड्यू एट इन्फिनिटी देता है। दूसरा मेथड क्या है इसमें, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करने का, अगर हम लिमिट फाइंड आउट करें z टेंड्स टू इन्फिनिटी z इंटू एफ ऑफ z, तो जो वैल्यू आएगी उसका अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। थर्ड मेथड क्या है हमारा, कि अगर हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करें फंक्शन का तो उसमें जो कोफिशिएंट होगा 1 अपॉन z का, उसका अगर हम माइनस लेते हैं तो वो क्या देगा, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर हम रेसिड्यू फाइंड आउट करें फंक्शन का एट z इज इक्वल टू 0, और फंक्शन कौन सा हम कंसिडर करके चलें, 1 अपॉन z स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन z। इस फंक्शन का अगर हम रेसिड्यू फाइंड आउट करें एट z इज इक्वल टू 0 तो उसका माइनस हमें क्या देगा, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एक और इम्पोर्टेंट बात हमने क्या पढ़ी थी कि रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, भले ही z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, लेकिन रेसिड्यू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाकी जितने भी हमारे फाइनाइट पॉइंट होते हैं जिन पे अगर फंक्शन, जितने भी फाइनाइट पॉइंट्स हमारे होंगे उन पे अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो रेसिड्यू उन पॉइंट्स पे हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। लेकिन इन्फिनिटी पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेसिड्यू 0 है कि नहीं, हम डायरेक्ट ये रूल नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोसी रेसिड्यू थ्योरम, और कोसी रेसिड्यू थ्योरम का हम यूज़ करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। तो कोसी रेसिड्यू थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन नॉट एनालिटिक है एट सम स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड अ क्लोज्ड कर्व, तो उसका क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लिखेंगे। अगर कर्व की डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉकवाइज गिवन है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, और अगर कर्व की डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज गिवन है
तो हम यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर करके चलेंगे। तो क्या होती है 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ दोज सिंगुलर पॉइंट विच लाई इनसाइड द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, जो विद इन कर्व लाई करते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे और उनका सम करके 2 पाई आयटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्लोज कर्व इंटीग्रल की वैल्यू मिलती है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन जहाँ पे नोट एनालिटिक है, जो फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे, उनका रेसिड्यू हम निकालेंगे और उनके रेसिड्यू का सम करके 2 पाई आयटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल की वैल्यू देता है। और ध्यान रखना कि जो फंक्शन है हमारा वो नोट एनालिटिक होना चाहिए, सिर्फ वही पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे जो इनसाइड द कर्व लाई करते हैं। जो सिंगुलर पॉइंट आउटसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोसी इंटीग्रल थ्योरम। कोसी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, या फिर हम बोलें कि जो कर्व हमें गिवन है उस कर्व के इनसाइड में सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो कोसी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्योंकि कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो रेसिड्यू क्या होगा, 0 होगा। तो जो इंटीग्रल की वैल्यू है हमारी वो क्या आ जाएगी, 0। और वो डिपेंड नहीं करती कि डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो कोई भी कर्व अगर हमें गिवन हो तो उसकी वैल्यू क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0। वो इंडिपेंडेंट ऑफ कर्व होगी क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा, एनालिटिक है। तो क्लोज्ड कर्व चाहे कहीं भी ड्रॉ कर रखा हो हमने, कोई भी क्लोज्ड कर्व हो, वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी यूजिंग कोसी इंटीग्रल थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवेल्युएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग कोसी रेसिड्यू थ्योरम। तो रियल डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए कैसे हम कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। तो रियल डेफिनेट इंटीग्रल कोई भी हमें गिवन होगा वो इस फॉर्म का होगा, 0 से 2 पाई एफ ऑफ फंक्शन होगा कोस थीटा का या फिर साइन थीटा का, या फिर दोनों का हम बोलें, इंटू डी थीटा। इस टाइप का इंटीग्रल हमें सोल्व करना होगा। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जहाँ पे भी हमें कोस की पावर दिखे या फिर साइन की पावर दिखे उसको हमें क्या करना है, लीनियर पावर में चेंज करना है। कोस एम थीटा या फिर कोस एन थीटा साइन एन थीटा की फॉर्म में हमें चेंज करना है, लीनियर फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अगर न्यूमरेटर में कहीं पे भी कोस या साइन टर्म प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे रियल पार्ट या फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की आयटा एम थीटा में। ठीक है, अगर यहाँ पे कोस एम थीटा या साइन एम थीटा की टर्म प्रेजेंट है तो हम उसको रियल या इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की आयटा एम थीटा में चेंज कर देंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम एक सर्कल कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर क्या है, 0 और रेडियस कितनी है, 1। ठीक है, और सेंटर कंसीडर करने के बाद चौथा स्टेप हमारा क्या होगा कि जितनी भी हमारी कोस या ई की टर्म्स हैं उनको हम जेड में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि जेड को हम क्या जेड हमारा क्या होता है, आर ई की आयटा थीटा, और आर क्या होता है, रेडियस वेक्टर, वो कितना है यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा ई की आयटा थीटा। तो जहाँ पे भी ई की आयटा थीटा या ई की आयटा एम थीटा होगी वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, जेड या जेड की पावर एम। इसी तरह से कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई की आयटा थीटा प्लस ई की माइनस आयटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी कोस थीटा हमें मिलेगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 जेड प्लस 1/z। ठीक है, और जहाँ पे भी साइन थीटा हमें मिलेगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 आयटा जेड माइनस 1/z। ठीक है, और इसी तरह से हम dz को क्या लिख देंगे, ई की यहाँ से अगर dz हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, आयटा ई की आयटा थीटा इंटू डी थीटा। तो जहाँ पे डी थीटा हमारा प्रेजेंट होगा वहाँ पे डी थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, dz/आयटा z। ठीक है,
तो हमारी सारी जो टर्म है, जो फंक्शन है हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ जेड में। और क्योंकि हमने सर्कल कंसीडर किया है मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, तो जो लिमिट है हमारी वो चेंज हो जाएगी, 0 से 2 पाई वाली जो लिमिट है उसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल आ जाएगा। तो यहाँ अब जो फंक्शन हमारा बचा वो कोसी रेसिड्यू थ्योरम वाला फंक्शन हो गया। तो अब इसके बाद कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर हमें फॉर्म गिवन हो इस टाइप की 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस माइनस बी कोस थीटा, या फिर कोस थीटा की जगह पे हमें गिवन हो साइन थीटा, तो ऐसे इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करते हैं। और कंडीशन अगर हमें गिवन हो कि a जो होगा वो ग्रेटर होगा b के मॉडुलस से, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम मेथड से भी करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। और अगर हमें इंटीग्रल इस फॉर्म का गिवन हो a प्लस माइनस बी कोस थीटा या साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, और कंडीशन हमें यही गिवन है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेंगे। अब बात ये आती है कि अगर हमें इंटीग्रल गिवन है 0 से पाई का, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे 0 से 2 पाई के इंटीग्रल में। और फिर अगर ये वाले फॉर्मूला कोई मिलते हैं हमें, अगर ये फॉर्म हमें गिवन होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके इसको निकाल लेंगे। अगर ये फॉर्म हमें नहीं गिवन होती है तो हम मेथड से 0 से 2 पाई के इंटीग्रल को सोल्व करेंगे यूजिंग कोसी रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, और हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम मान के चलते हैं अगर हमारा फंक्शन गिवन है इवन फंक्शन, 0 से पाई का इंटीग्रल है, लेकिन जो फंक्शन हमें गिवन है वो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के केस में हम कैसे लिखते हैं, 1/2, और लिमिट हमारी चेंज हो जाती है 0 से 2 पाई में। कैसे होती है, हम क्या लेके चलते हैं, -पाई टू 0, 0 से 2 पाई की लिमिट को हम लिख रहे हैं एफ ऑफ जेड डी जेड कोई भी है हमारा, प्लस 0 to पाई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो लिमिट है हमारी एफ ऑफ जेड डी जेड, जो फंक्शन है हमारा वो इवन फंक्शन हमें गिवन है। तो इवन फंक्शन के केस में जो -पाई से 0 की तरफ जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो वैल्यू हमें देता है वो सिमिलर देता है। तो यहाँ से हमें लिमिट क्या मिलती है, 0 से पाई 2 टाइम्स 0 to पाई ऐसे मिलती है, और वो उधर की साइड क्या मिलेगी, 0 to 2 पाई। तो 0 से पाई के इंटीग्रल को हम कैसे चेंज करेंगे, 2 से डिवाइड करके ऐसे हम सोल्व कर लेंगे अगर हमें इवन फंक्शन गिवन है। और अगर हमें ओड फंक्शन गिवन है तो उस केस में 0 से पाई के इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करेंगे, हम थीटा को चेंज कर देंगे 5/2 से। तो लिमिट हमारी किससे चेंज हो जाएगी, 0 से पाई वाली लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 से 2 पाई में, और उसके बाद मेथड से हम उसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवेल्युएशन ऑफ रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूजिंग कोसी रेसिड्यू थ्योरम। रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कोसी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रल हमें गिवन होगा वो किस फॉर्म का होगा, -∞ to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस फॉर्म का होगा। और हमें सोल्व किससे करना है, कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके। तो हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड में, क्योंकि इसी पे हम कोसी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो एफ एक्स को चेंज करते हैं हम एफ ऑफ जेड में, और अगर एफ ऑफ एक्स में कोई भी न्यूमरेटर पार्ट की अगर हम बात करें, तो अगर कोस या साइन टर्म प्रेजेंट है तो उसको हम क्या लिखेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट ऑफ e की आइटा z। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे हम, या फिर हम बोले e की आइटा mz, जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसी फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो -∞ to ∞ का हमें इंटीग्रल गिवन है उसको हम क्लोज इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अपर हाफ सर्कल या फिर लोअर हाफ सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम अपर हाफ सर्कल कंसीडर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो जो फॉर्मूला हम लगाएंगे कोसी रेसिड्यू थ्योरम का वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल तो हमारा किस में चेंज हो गया, क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड में, और वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 2 पाई आयटा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो हम प्लस साइन लेंगे, इनटू सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ दोज सिंगुलर पॉइंट विच लाइंग इनसाइड द क्लोज्ड कर्व, ठीक है, और प्लस पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ दोज सिंगुलर पॉइंट विच लाई ऑन द रियल एक्सिस, जो रियल एक्सिस पे लाई करते हैं। अगर इन केस हम लोअर हाफ सर्कल कंसीडर करते हैं तो उस केस में डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट है हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन, और मल्टी वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के केस में जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं या फिर हम बोले जहाँ पे फंक्शन नॉट एनालिटिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी या फिर हम बोले ब्रांच कट। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जितना हमने पढ़ा था लगभग सारा हमने रिवाइज कर लिया है, और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।